हेलो एवरीवन, मैं यामिनी और आप देख रहे हैं स्टडी विथ यामिनी। आज हम क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं, जो कि जियोग्राफी का पोर्शन रहा है, और आज की क्लास में हम हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, लाइक कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए चैप्टर 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत को समझते हैं। तो इस चैप्टर में मेनली दो बातों पर फोकस रहेगा, एक तो इतिहास का समय रेखा और दूसरा उसके स्रोत पर। इन्हीं दोनों बातों पर ये जो पूरा चैप्टर है वो इर्द गिर्द घूमने वाला है। चैप्टर की शुरुआत लेखक जो है E.H. कार के कथन को लेते हुए कहते हैं कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समाज एवं कल के समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे आज के सोसाइटी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पिछली सोसाइटी को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। इसके बाद ही हम आगे की या अभी की जो सोसाइटी है उसको पूरी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राइटर जो है अपने क्वेश्चंस के साथ में चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो उनके द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन है, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार से करते हैं? इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार से सहायता करते हैं और आदि मानव किस प्रकार से रहते थे? इन प्रश्नों के जवाब हम इस एनसीईआरटी के चैप्टर में करेंगे। राइटर बोलते हैं कि हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। अतीत का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, इससे पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं, इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास मानव के अतीत का अध्ययन होता है। इतिहास क्या होता है? अतीत का अध्ययन होता है। जैसे अगर आप अपनी दादी से पूछेंगे कि उनके बचपन में स्कूल कैसे होते थे, तो वो भी हिस्ट्री का ही हिस्सा होगा। इतिहास हमें बताता है कि लोग पहले कैसे रहते थे और समाज में चेंजेस कैसे आया है। इसी के अध्ययन को हिस्ट्री कहते हैं। अतीत का अध्ययन ही हिस्ट्री कहलाता है, इतिहास कहलाता है। आगे लेखक कहते हैं कि आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। क्या बोलने का मतलब है कि जो पृथ्वी का इतिहास है या पृथ्वी का उद्भव आज से लगभग कितने साल हुआ है? 454 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। और वहीं अगर हम नवीनतम जो मानव है, जो होमो सेपियंस है, उनका जो उद्भव हुआ है वो कितना हुआ है? लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। तो यही दोनों का जो गैप है, यही दोनों का जो डिफरेंस है, इसी को बताया है कि पृथ्वी का जो इतिहास है वो काफी लंबा है और जो होमो सेपियंस है, जो आज के मानव है, उसका जो इतिहास है वो बहुत ही उसमें का छोटा भाग रहा है। आगे एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का कोशिश किया गया है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास या उद्भव के कुछ प्रमुख चरण की सीमा रेखा है। जो पृथ्वी के जीवन है उसमें विकास के उद्भव के कितने प्रमुख चरण हैं, उसके टाइमलाइन को बताने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। इसमें जो लाइट ब्लू कलर है उसको अरबों वर्ष पूर्व के लिए दर्शाया गया है। जो डार्क ब्लू कलर है उसको करोड़ों वर्ष पूर्व के लिए इंडिकेट किया गया है। और जो ग्रीन कलर है उसको जो है वर्षों पूर्व के लिए दर्शाया गया है। तो यहाँ पे जो है, जो लाइट ब्लू कलर है वो अरब वर्षों के लिए है, जो डार्क ब्लू कलर है वो जो है करोड़ों वर्ष के लिए है, और जो ग्रीन कलर है वो हमारा वर्ष पूर्व को दर्शाने के लिए यहाँ पे किया गया है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है आज से लगभग 454 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। इसको 4.5 बिलियन या 4.5 अरब या फिर 454 करोड़ बोला जाए तो वो दोनों बराबर है। 454 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 4.5 बिलियन या फिर 4.5 अरब करोड़ वर्ष बोला जाए तो तीनों ही चीजें सेम है। तो हम अभी यहाँ पे लेकर चल रहे हैं लगभग 454 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में प्रथम कोशिकाओं का उद्भव हुआ है। जब प्रथम कोशिकाएं का उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ, तब तक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं हुआ था। ऑक्सीजन की जो
उत्पत्ति है वो लगभग 233 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। जो इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन है उसका उत्पत्ति, उसका उद्भव जो है आज से लगभग 233 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। वहीं बैक्टीरिया की जो उत्पत्ति है, बैक्टीरिया का जो उद्भव है वो है आज से 100 करोड़ वर्ष पूर्व या फिर 1 अरब वर्ष पूर्व। दोनों एक ही चीजें हैं, 100 करोड़ बोलो या 1 अरब बोलो। तो जो बैक्टीरिया है उसकी उत्पत्ति कहाँ पे कितने वर्ष पूर्व हुई है? तो 100 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। उसके बाद में स्पंज एवं कवक की उत्पत्ति हुई है और प्रवाल की जो उत्पत्ति है, प्रवाल की जो उत्पत्ति है वो आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। उसके बाद में मछली कशेरुकी, इसका उद्भव हुआ है। उभयचर कीट की उत्पत्ति हुई है, शार्क जैसे मछलियों की उत्पत्ति हुई है। और वहीं लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व सरीसृप और डायनासोर, इनकी उत्पत्ति, इनकी उद्भव हुआ है। इसके बाद में पक्षियों की, स्तनपायी जंतुओं का जो है उद्भव हुआ है। और उसके बाद में लगभग 10 करोड़ वर्ष पूर्व फूल एवं मधुमक्खियों की उत्पत्ति हुई है। अगर हम देखें तो इनके अनुसार आदिमानव का जो उत्पत्ति हुआ है वो लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है, 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। और जो होमोसेपियंस है, जो आज के मानव है, उसकी उत्पत्ति लगभग 20,000 साल पहले हुई है। आदि मानव की उत्पत्ति 20 लाख वर्ष पूर्व हुई है, जबकि होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति, उसका उद्भव जो है वो लगभग 20,000 साल पहले हुआ है। 20 लाख और 20,000, ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। जब आदि मानव का उद्भव हुआ, आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो उसके बाद में अग्नि भी हमें प्राप्त हो गया था। और जो लेखन का जो प्रक्रिया है, जो लेखन हमें साक्ष्य मिला है, वो उसकी भी उत्पत्ति हमें 6500 साल पहले लिखने की उत्पत्ति हम मानते हैं। तो इस डायग्राम के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के विकास और उद्भव के प्रमुख चरण की जो टाइमलाइन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। एक बार अगर हम रिवीजन कर दें तो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का उद्भव आज से लगभग 454 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ऑक्सीजन की जो उत्पत्ति है वो आज से लगभग 233 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। वहीं बैक्टीरिया की जो उत्पत्ति है, बैक्टीरिया का जो उद्भव है वो आज से लगभग 100 करोड़ वर्ष पूर्व या 1 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। फिर स्पंज और कवक की उत्पत्ति हुई है। वहीं प्रवाल की जो उत्पत्ति हुई है वो आज से लगभग 70 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। फिर मछली कशेरुकी जीवन यहाँ पे आया। फिर उभयचर कीटों का उत्पत्ति हुआ है, शार्क जैसे मछलियों का उत्पत्ति हुआ है। और लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व सरीसृप और डायनासोर, इनकी उत्पत्ति हुई। पक्षी, स्तनपायी जो जीव है, इनका जो है उद्भव हुआ, उत्पत्ति हुआ। फिर वही 10 करोड़ वर्ष पूर्व फूल एवं मधुमक्खियों की उत्पत्ति मानी जाती है। आदि मानव का जो उद्भव है, आदि मानव की जो उत्पत्ति है लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। और जो होमोसेपियंस है या आधुनिक मानव है, उसकी जो उत्पत्ति, उसका जो उद्भव है वो आज से लगभग 20,000 साल पहले हुई है। और वही लिखने की जो उत्पत्ति हुई है, लिखने की कला की उत्पत्ति हुई है, वो आज से लगभग 6500 साल पहले हुई है। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके 6, 7, 8 जितने भी क्लासेस है उसके एग्जाम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया है अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसे अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक लोग या 2 लोग नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के रहस्यों को जानने के लिए अलग अलग जो लोग होते हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं। जैसे कि भूवैज्ञानी होते हैं, जैसे कि जीवाश्म विज्ञानी होते हैं, जैसे कि मानव विज्ञानी होते हैं, जैसे कि पुरातत्व विज्ञानी होते हैं। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो जैसे जो भूविज्ञानी है, जो जियोलॉजिस्ट है, वो क्या करते हैं? भूविज्ञानी जो है, जो जियोलॉजिस्ट है, वो पृथ्वी के फिजिकल फॉर्म का अध्ययन करते हैं। जैसे कि वहाँ की मिट्टी, जैसे कि वहाँ के पत्थरों का, पहाड़ियों का, पर्वतों का, नदियों का, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। इसको जियोलॉजिस्ट या
विज्ञानी बोला जाता है। वही जीवाश्म विज्ञानी पैलेंटोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, फॉसिल के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानव के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, जो लाखों वर्षों, करोड़ों वर्षों से पत्थरों के नीचे, चट्टानों के नीचे दबे हुए अवशेषों का अध्ययन करते हैं, उसको पैलेंटोलॉजिस्ट या फिर जीवाश्म विज्ञान। अब अगर मानव विज्ञानी की बात करें, मानव विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसकी बात करें तो ये क्या करते हैं, मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर के वर्तमान तक अध्ययन करते हैं। इसको जो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। वही अगर पुरातत्व विज्ञानी है, पुरातत्व विज्ञानी आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे कि उपकरण, जैसे कि घड़े, जैसे कि पात्र, जैसे मनके, जैसे मूर्तियां, खिलौने, हड्डियों, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं, तब इसको जो है पुरातत्व विज्ञानी या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये सारे जो विज्ञानी होते हैं, ये पृथ्वी के अध्ययन, पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करने की अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के स्टडीज करते हैं। इसी बीच अगर हम जीवाश्म देखें तो जीवाश्म किसको बोला गया है, जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, इसको जीवाश्म बोला जाता है। मतलब लाखों करोड़ों वर्षों से जो भी जीव जंतुओं के अवशेष होते हैं, वो पत्थरों में, चट्टानों में जो दबे हुए रहते हैं, उसको जीवाश्म बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इतिहास में समय की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि युग किसे कहते हैं। युग यानी कि एरा। युग क्या होता है, समय का एक निश्चित कालखंड होता है कि इस समय के बाद में अगले समय में कौन आया, कैसे आया, कौन से एरा का जो उद्भव हुआ है उसको यहाँ पे बताया जाएगा। तो प्रत्येक समाज एवं संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी अपनी प्रणालियां होती है। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ एक नए युग का आरंभ माना जाता है। बोलने का मतलब यह है कि अगर कोई विशेष व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो किसी सामाजिक कार्य में अपना बहुत ही ज्यादा अच्छा योगदान दिया है, तो उसके अलग युग होता है, उसका अलग एरा होता है। वहीं अगर हम किसी शासक की शासनकाल की बात करें तो वहां से भी हम किसी युग का, किसी एरा का आरंभ मान सकते हैं। आज के समय में विश्व भर में समानतः ग्रेगोरियन कैलेंडर तिथि पत्र का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य तिथि पत्रों का भी उपयोग किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर या तिथि पत्र ये होता है जो हम अपने घरों में जो कैलेंडर यूज करते हैं अभी प्रेजेंट में, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर बोला जाता है। और मांगलिक कार्यों के लिए जैसे हम यूज करते हैं तो उसको पंचांग बोला जाता है। पंचांग से जो है अभी भी हमारे इंडिया में तो बहुत प्रचलित है पंचांग निकालना, तो इस टाइप की बातें यहाँ पे की गई है। आगे बोल रहा है कि पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। वेस्टर्न में जो है नॉर्मली क्या करते हैं, ईसा मसीह के जन्म से जो है कैलेंडर को आरंभ मानते, कैलेंडर का जो है प्रारंभ करते हैं। इस बिंदु के आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में AD से इंगित किया जाता है। AD लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइएगा कि AD का फुल फॉर्म क्या होता है। परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा CE कहा जाता है। देखिए, अब यहाँ पे घबराने जैसी कोई बात है नहीं, इसको इजी वे में समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूं और इस पॉइंट को, इस बिंदु को अगर मैं ईसा मसीह के जन्म का वर्ष मान लूं, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जितने भी वर्ष आएंगे हम उसको AD बोलेंगे या फिर कॉमन एरा बोलेंगे। और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी डेडलाइन है, जो भी पहले का वर्ष है,
उसको हम BCE बिफोर कॉमन एरा या फिर BC बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। यही बोलने का मतलब है, इतना पैनिक नहीं होना है। ये ईसा मसीह के जन्म का अगर हम वर्ष मान रहे हैं इस बिंदु को, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो डेट लाइन है उसको AD या CE कॉमन एरा बोलते हैं। और अगर ईसा मसीह के पहले किसी का टाइम लाइन देखा जा रहा है तो उसको BCE बिफोर कॉमन एरा या BC बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। बस इतनी सी ही बात है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो भी वर्ष है उसको हम AD या CE बोलेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जो भी वर्ष है, जो भी साल है, उसको हम BCE या फिर BC बोलेंगे। बस यही चीज आपको याद रखनी है, ये पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि उदाहरण के लिए 500 साल सा-सम-पू गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे, के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो यहाँ पे सा-सम-पू इसका मतलब है सामान्य संवत पूर्व, BCE बिफोर कॉमन एरा। तो सा-सम-पू जहाँ पे दिख रहा है आप उसको BCE ही मानेंगे, वही पढ़िएगा, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रखना है। तो क्या पूछ रहे हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो सिंपल सी बात है, अभी चल रहा है 2026 और चल रहा है, और ये 560 BCE की बात कर रहा है, 560 BCE की बात कर रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। तो ये जो है यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2। तो 2586 मतलब 2586 वर्ष पूर्व यहाँ पे हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें -1 करना है। क्यों करना है? क्योंकि 0 नाम का तो कोई वर्ष नहीं होता ना। अगर हम इसको ईसा मसीह का जन्म मान रहे हैं तो यहाँ से जो है हम गणना चालू कर देते हैं, तो इसको 0 वर्ष हम कभी नहीं मानते हैं। इसलिए हम जब भी वर्ष का काउंट करते हैं तो जितना भी आता है उसमें -1 कर देते हैं। तो आज से यानी कि 2026 से कितने वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, अगर ये पूछा जाए तो आज से लगभग 2585 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। देखिए, अगर हम वर्ष की गणना कर रहे हैं तो अगर हम इस पॉइंट को ईसा मसीह का जन्म का समय मान रहे हैं, अगर हम इसको 1, इसको 2 और इसको 3 वर्ष मान रहे हैं, तो इधर भी 1, यहाँ पे 2 और ये 3 साल हो जाएगा। तो अगर हम 1 से 2 के बीच में अगर हम गणना करेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 साल हो गया। यहाँ से लेकर के 2 तक कितना साल हो गया? 3 साल। लेकिन हम काउंट क्या करेंगे? काउंट कैसे करेंगे? 3 - 1, क्योंकि इस जो ईसा मसीह का जन्म है इसके वर्ष को गिना नहीं जाता है, कभी भी काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर हम ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 1 साल ले और ईसा मसीह के जन्म के बाद अगर 2 साल ले रहे हैं तो इसको 1 और इसको 2 ऐसे ही काउंट किया जाएगा, ना कि ये 3 साल होगा। आई होप आप लोगों को बातें समझ में आ रही होगी। ये देखिए आगे यहाँ पे बताया गया है कि एक चीज हमें यहाँ पे याद रखना है कि जैसे इस पाठ्य पुस्तक में हमने BCE के लिए सामान्य संवत पूर्व, जो वही बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताया था कि सा-सम-पू इसका मतलब है सामान्य संवत पूर्व, जिसको BCE बोला जाता है, और CE के लिए सा-सम का प्रयोग करेंगे, मतलब कॉमन एरिया के लिए सा-सम शब्द का प्रयोग ये कर रहे हैं अपने इस पाठ्य पुस्तक में। तो यहाँ पे एक चीज दी गई है, किसी भी BCE एवं CE की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग में से एक को घटा देना चाहिए, ऊपर की दी गई स्थिति में ये वाला स्थिति। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर ये जो है ईसा मसीह के जन्म का पूर्व का जन्म के टाइम का बिंदु है, और ये हमारा BCE वाला क्षेत्र है, और ये जो है हमारा कॉमन एरा वाला एरिया है। तो अगर हम
इन दोनों के बीच में जो टाइमलाइन निकालते हैं, अगर हम इसको 1 मान के चल रहे हैं, इसको अगर 2 मान के चल रही हूँ और यहाँ पे इसको 1 और यहाँ पे इसको 2 मान के चल रही हूँ, तो अगर हम इसके बीच का जो टाइम है इसको निकालेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। नहीं, हमें ये 1, ये 2 और ये 3 ऐसे गिनना है। इसके कहने का यही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1, 2, 3 और 4 अगर हम ये ले लें तो 4 - 1 ही करेंगे ना, तो आएगा 3 ही ना। तो यहाँ पे इस वर्ष को क्या किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। जहाँ पे ईसा मसीह का जो जन्म है उस बिंदु को काउंट नहीं किया जाता, उस वर्ष को काउंट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया गया है, इसमें विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 BCE में हमें प्राप्त होता है, और उससे पहले हिम युग चल रहा था जो 14,000 BCE बिफोर कॉमन एरा के अंडर चल रहा था, और ये जो एरिया है वो 3 लाख BCE का यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें चीजें क्या याद रखनी है, तो आप ये याद रखेंगे कि 40,000 BCE के जो टाइम पीरियड है वहाँ पे विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ था। कैसे प्रथम साक्ष्य, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये एक पशु का चित्रकारी है, इस टाइप का। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये ऐसे अब ये ऐसे इस टाइप का यहाँ पे चित्रकारी दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज दिया गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में एक डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता रहा है, जिसमें 365 दिन मिलकर के 12 माह का निर्माण करते हैं, एवं प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष होता है, एक लीप ईयर होता है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे आगे क्या दिया गया है। ये एक डायग्राम दिया गया है जिसमें देखिए, आज अगर हम इस जगह पर है तो आज से लगभग 2000 साल पहले ईसा का जन्म हो चुका था, और उनके जन्म से पहले बुद्ध का जन्म हो चुका है, और बुद्ध के जन्म के बाद अशोक का जन्म हुआ है। तो सीनियरिटी में जो है बुद्ध जो है वो ईसा से सीनियर है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि आज से लगभग 2000 साल पहले। वही आगे हम बात करें तो आज से लगभग 4000 साल पहले, यानी कि 2000 प्लस 2000, फिर माइनस 1000 वाला बात करेंगे, तो आज से लगभग 4000 साल पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता इसका उद्भव हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता यही बोला जाता है। तो आज से लगभग 4000 साल पहले क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ था। उससे आज से लगभग 6000 वर्ष पूर्व, यानी कि 4000 प्लस 2000, 6000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया में संसार का प्रथम नगर बसा था। याद रखेंगे, संसार का जो प्रथम नगर निर्माण हुआ था वो मेसोपोटामिया में हुआ था, ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वही आज से लगभग 8000 साल पहले, आज से लगभग 8000 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक का विकास हो चुका था, और आज से लगभग 10,000 साल पहले प्रथम स्थायी निवासी व कृषि का आरंभ हो चुका था। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व, यानी कि 8000 प्लस 2000, इसलिए 10,000 वर्ष पूर्व प्रथम स्थायी निवासी व कृषि का आरंभ हुआ था, और वही आज से लगभग 14,000 वर्ष पूर्व अंतिम हिमयुग का अंत हुआ था। अंतिम हिमयुग का अंत हुआ था, मतलब पृथ्वी पर इस समय तापमान बढ़ गया था। याद रखिएगा, मैंने सारे टाइमलाइन पे आज से कहा है। आज से मतलब अगर हम इस एरिया में, इस वर्ष में हैं
आज से मैं यहाँ से ले रही हूँ, तो आपको हर वर्ष में 2000 जो है वो प्लस करते चलना है। मैंने आज से वर्ड का यूज किया है, इसलिए आप प्लस 2000 इसमें करते जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है, आगे क्या बताने की कोशिश किया गया है। आगे हम देखते हैं शताब्दी के बारे में। शताब्दी मतलब सेंचुरी जिसको बोला जाता है। तो ये क्या है? यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है, यानी कि 100 वर्ष को एक शताब्दी बोला जाता है। इतिहास में एक CE से लेकर के प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से आरंभ होकर के 2100 तक चलेगी। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। जैसे क्रिकेटर जो होता है वो क्या करता है, पहले तो 1 रन बनाता है और 1 रन से लेकर के वो 100 रन बनाता है, तब हम बोलते हैं ना कि उसने सेंचुरी मार दी है। तो वही है कि 100 रन उसने बना दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बोला गया है कि ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम 1 BCE से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। जैसे तीसरी शताब्दी BCE में 300 BCE से लेकर 201 BCE तक का समय सम्मिलित होता है। जैसे तीसरी शताब्दी में जैसे हम इधर वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो अगर हम 300 BCE से 201 BCE तक जाते हैं, तो ये 3rd सेंचुरी है। वही 201 BCE से अगर हम 100 BCE तक जाते हैं, तब ये 2nd सेंचुरी होता है। ऐसी बातें मतलब यही बोलने का कोशिश यहाँ पे किया गया है, यही बात यहाँ पे समझाया गया है। एंड आई होप आप लोगों को भी ये बातें समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलिएगा। आगे हम देखते हैं सहस्त्राब्दी किसको बोलते हैं, मतलब मिलेनियम किसको बोला जाता है। तो यह भी 1000 वर्षों का कालखंड होता है। जैसे सेंचुरी जो है वो 100 ईयर का कालखंड होता है, तो ये जो मिलेनियम है वो 1000 साल का कालखंड होता है। इतिहास में एक शासम मतलब एक CE कॉमन एरा से लेकर के प्रत्येक सहस्त्र वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणतः हम तीसरी शताब्दी में 201 CE से आरंभ होकर के 3000 CE तक चलेगी। बोलने का मतलब ये है कि हम प्रत्येक 1000 वर्ष में कालखंड की गणना करते हैं, जिसको मिलेनियम बोला जाता है, जिसको सहस्त्राब्दी बोला जाता है। जैसे वर्ष 2001 से लेकर के वर्ष 3000 की हम बात करें, तब इसको हम तीसरी सहस्त्राब्दी बोलेंगे। और वैसे ही अगर हम पीछे जाते हैं, ईसा मसीह के टाइम जोन से पीछे जाते हैं, तब हम इसको जैसे 3000 BCE से लेकर के अगर हम 2001 BCE तक जाते हैं, तब भी इसको तीसरी सहस्त्राब्दी ही बोलेंगे, जो BCE से होगा। तो शताब्दी क्या होता है? शताब्दी 100 साल का कालखंड होता है, जिसको सेंचुरी बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है। और सहस्त्राब्दी क्या होता है? 1000 साल वर्षों का जो कालखंड होता है उसको सहस्त्राब्दी बोला जाता है, जिसको मिलेनियम बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? ऑफ कोर्स पंचांग देख करके, है ना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करने के लिए है, मौसम का पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियां, समय निर्धारित करने के लिए भारत में तो हाई लेवल पे पंचांग का यूज किया जाता है। तो ये बातें तो आप लोगों को आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब तो भारत ही वासी हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इतिहास के स्रोत क्या क्या है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इतिहास के स्रोत किसको बोलते हैं। कोई स्थान,
व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिनके माध्यम से हम अतीत के किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं, उसे इतिहास के स्रोत बोलते हैं। द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। कोई भी ऐसा चीज है, ऐसा स्थान है, ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें क्या पता चलता है, किसी अतीत की घटना का पता चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्रोत बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है इतिहास के स्रोत को बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे इतिहास का स्रोत है वो हमें कैसे पता चलता है, तो उसके साहित्यिक स्रोत से हमें पता चलता है। इतिहास का स्रोत क्या है, तो कलात्मक स्रोत है। इतिहास का स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक स्रोत है, मौखिक स्रोत है। इन सारे स्रोतों से हमें जो है इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे मौखिक स्रोत है, इसमें जो है वंशावली और लोक साहित्य से हमें इतिहास का पता चलता है। साहित्यिक, भारतीय साहित्य में वेद एवं इतिहास, कविता एवं नाटक, ऐतिहासिक लेख, कहानियों के संग्रह, वैज्ञानिक एवं तकनीकी खेल से हमें इतिहास का पता चलता है। ये सारे इतिहास के स्रोत हैं। वैसे ही विदेशी विवरण, जिसमें यात्रा वृत्तांत, ऐतिहासिक वृत्तांत, जैसे कोई विदेशी आते हैं और अपने वृत्तांत में सारी चीजों का उल्लेख करते हैं, इतिहास का उल्लेख करते हैं, तो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है और ये इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। वही अगर कलात्मक स्रोत में हम देखें तो बहुत सारी चित्रकारी, मूर्तिकला और पैनल, इससे जो है हमें इतिहास के बारे में जानने में काफी मदद मिली ही है। वहीं उत्खनन की हम बात करें तो मानव, पशु और पौधों के जो अवशेष हैं, उपकरण एवं हथियार हैं, मूर्तियां एवं आभूषण, मृद भांड एवं खिलौने, निवास स्थान एवं समाधान, इससे जो है हमें इतिहास के बारे में भर भर की जानकारियां मिलती है। स्ट्रक्चरल दृष्टि से हम देखें तो स्मारक और टीलर, इन सब से हमें इतिहास के बारे में भव्य जानकारी मिलती है। शिलालेख की अगर हम बात करें तो पांडुलिपि, ताम्रलिपि, सिक्के, इन सब के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ये सारे क्या है, इतिहास के स्रोत हैं। इनसे जो है हमें इतिहास के बारे में पढ़ने को, जानने का समझ विकसित हुआ है। इसी के जरिए हम लोग इतिहास को जानने में सफलता प्राप्त किए हैं। तो इतिहास के ये जो स्रोत है ये आपको नोट डाउन करने चाहिए, ये आपको याद रखनी चाहिए। हर सारे एग्जाम में, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में, इस तरफ के जो मेंस का जो क्वेश्चन है ऐसे बनता है, तो ये इतिहास के स्रोत आपको याद रखने ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ जो रेड कलर की चीजें हैं, उसका मतलब ये है कि उसको जो है हाईलाइट किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। इसमें ऐसे कुछ बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बता देती हूँ कि इतिहासकार किसे कहते हैं। अगर इन्होंने हाईलाइट किया है तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। इतिहासकार ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है एवं उसके विषय में लिखता है, इसको हम इतिहासकार कहते हैं। और अगर हम आनुवांशिकी की देखें, जेनेटिक्स देखें, तो ये क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। मतलब कैसे इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, आम के पेड़ में कोई दूसरा फल क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का जो आंसर है वो हमें जेनेटिक्स से पता चलता है। और क्या दिया गया है, तो ये कुछ हमें चित्र में दिए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। ये आप देखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब हम सीधा देख लेते हैं कि मानव इतिहास का प्रारंभ कैसे हुआ। क्या बोला गया है कि मानव, होमोसेपियंस जिसको बोलते हैं, लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश मात्र है। आइए अपने प्रारंभिक इतिहास को संक्षेप में जानते हैं। क्या बोलने का मतलब है, जैसे जो होमोसेपियंस है उसका उद्भव कब हुआ था, आज लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व। लेकिन जो पृथ्वी का इतिहास है, पृथ्वी का उद्भव है, वो कितना वर्ष पहले हो गया है, 454 करोड़ वर्ष पूर्व हो चुका है। तो यही बोलने का मतलब है कि ये 3 लाख वर्ष पूर्व हमें क्या लगता है, एकदम ज्यादा लंबा टाइम लगता है, लेकिन जो पृथ्वी का इतिहास है वो उससे भी कई करोड़ों गुना लंबा है, 454 करोड़ वर्ष पूर्व है।
तो यही बात हमें बताया गया यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जो होमोसेपियंस है, जो आदि मानव है शायद, ये क्या कर रहे हैं, कुछ एक साथ में लकड़ी जला रहे हैं, जो आग जला रहे हैं, कुछ चित्रकारी कर रहे हैं, ये हमें खेलते हुए दिख रहे हैं, कुछ कलाकृति करते हुए दिख रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं ये यहाँ पे कुछ बनाने खाने का काम कर रहे हैं, या फिर ये चित्रकारी कर रहे हैं, कुछ कुछ तो काम कर रहे हैं, ये आप देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बोला गया है आदि मानव। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वो टोलियों अथवा समूहों में रहते थे। वो मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे तथा भोजन एवं आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। इसका अर्थ यह है कि वे अपने जीवन के लिए खाने योग्य पौधे एवं फलों के संग्रह व आखेट पर निर्भर थे। क्या बोलने का मतलब है कि जो आदि मानव है वो क्या करते थे, उनको जो है बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे क्लाइमेट चेंज होते थे, तो वो एक दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए वो क्या करते थे, ग्रुप बना करके रहते थे। वे मुख्यतः क्या करते थे, शिकार करते थे और खाद्य संग्राहक थे। तो आदि मानव क्या थे, एक तो शिकार करने वाले थे, आखेटक थे, और खाना का संग्रह करने वाले थे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि आदि मानव जो है वो क्या रहते थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। फिर हमें बताया गया है कि हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उन मरणोपरांत जीवन को लेकर भी कुछ धारणाएं थी। अब यहाँ पे सिर्फ मरणोपरांत जीवन को समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि मृत्यु के बाद के जीवन को मरणोपरांत जीवन बोला जाता है। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषाओं में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि हम तो उसको जानते ही नहीं थे कि ये कैसे संवाद करते थे। इन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों, ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व के सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्र में उनके जीवन के विविध आयाम दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानव ने पत्थर एवं मनका की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट अथवा आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए, और कभी कभी ये दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान करते थे। बोलने का क्या मतलब है कि ये जो आदि मानव रहते थे वे कहाँ रहते थे, जैसे कुछ उनका जो ग्रुप है वो शिविरों में रहता था, शैलाश्रमों मतलब पत्थर है, चट्टानों है या गुफाओं है उसमें रहते थे, और एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते होंगे तो उनका हमें पता ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो वो क्या हो चुकी है, वो लुप्त हो चुकी है। इन्होंने अग्नि का उपयोग किया है क्योंकि हमें राख का जो है एविडेंस मिला है। ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से। उनका जो उपकरण है उसमें कुल्हाड़ी, ब्लेड्स, नुकीले तीर हैं, तो उनके जो जीवन शैली, उनके जो जीवन निर्वाह का तरीका है उसको ये क्या करता है, सरल बना देता है। और गुफाओं में जो है विभिन्न प्रकार के शैल चित्र मिले हैं, जिससे चित्रकारी इनका दिखाई देता है कि ये पशुओं और मानवों के दृश्य भी इसमें मिले हैं। तो जो है आदि मानव ने पत्थर, मनका की मालाएं, जो आभूषण है उसको बनाना चालू कर दिया था। मतलब ये कलाएं भी अब सीख गए थे और दूसरे समूह के साथ में इनका आदान प्रदान होता था। मतलब बार्टर सिस्टम वाला चीज यहाँ पे चालू हो चुका था। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनकी पहली उपज कैसी थी, पहली उपज क्या थी। तो एक लंबे समय में पृथ्वी की जलवायु में अनेक परिवर्तन आए हैं। एक समय पृथ्वी पर बहुत ठंड थी एवं इसका एक बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए इसे हिमयुग कहा जाता था। इसके विषय में आप विज्ञान में विस्तार से पढ़ेंगे। बाद में जब जलवायु गर्म होने लगी तो हिम का कुछ भाग पिघल गया, जिसके कारण जो तत्कालिक नदियां है वो जल भराव हो गया और बाद में समुद्रों में समाहित हो गया। हिम युग लगभग
1,00,000 वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक रहा। अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि पहले का जो जलवायु था, पहले का जो क्लाइमेट था, वो कैसा हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। इसका जो पृथ्वी का जो भाग है वो पहले बर्फ से ढका हुआ था, जिसको हिम युग कहा जाता था। और एक टाइम के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ तो जलवायु गर्म हुई, गर्म हुई तो ये जो हिम है, ये बर्फ है, वो पिघली, पिघली जो है तो नदियां भर गई, नदियों का जो पानी वो समुद्रों में समा हो गया। तो इस ड्यूरेशन को जो 1,00,000 वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व रहा है, इसको हिम युग बोला जाता है। इसके बाद क्या होता है, इनके जीवन जीने का जो सिचुएशन है उसमें सुधार हो जाता है। ये जो है एक स्थान पे बसना चालू कर देते हैं, अनाज उगाना चालू कर देते हैं, और ये है पशुओं को जो है पशुपालन चालू कर देते हैं। जब भोजन की अधिकता होती है तो ये इनका जो समूह है, उनका जो आकार है वो बढ़ने लग जाता है। ये प्रायः कैसे होते थे, नदियों के किनारे बसने लगे थे। इसका एकमात्र कारण जल की उपलब्धता ही नहीं थी, अभी तो ये क्या करते थे, मृदा की अधिक उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे अन्न उगाने का काम करते थे, इसलिए ये जो है नदी के किनारे पर बसने लगे थे। तो क्लाइमेट चेंज हुआ, क्लाइमेट चेंज होने के बाद में इनके जीवन में सुधार आया। तो ये पहले आखेटक हुआ करते थे, खाद्य संग्राहक हुआ करते थे, घुमंतु थे। अब ये जो है क्या करने लगे हैं, एक जगह बसने लगे हैं, कृषि करने लगे हैं, पशुपालन करने लगे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बताया गया है। अब ये डायग्राम दिया गया है इस प्रकार से, ये जो पुरुष है, जो मेल है, वो काम पे जा रहा है, यहाँ पे काम ऐसे हो रहा है। ये जो महिला है वो खाना पकाने का काम कर रही है। अब ये वास्तविक चित्र नहीं है, ये काल्पनिक चित्र है कि इस प्रकार के जो इन्वायरमेंट है, इस प्रकार जो उनका रहन सहन है, ये दर्शाने की कोशिश किया गया है। लेकिन हमें अभी तक ऐसा जान ही नहीं पाए हैं ना कि वो किस टाइप के रहते थे। हो सकता है जो स्त्रियां होंगी वो कलर करने का काम करती होगी, चित्रकारी करती होगी, या जो पुरुष होंगे वो जो है खाना बनाने का काम करते होंगे। तो ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, हम ये पूरी तरीके से 100% श्योर नहीं बता सकते हैं कि पहले करते क्या रहे होंगे ये लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या बातें बताई गई है कि जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जो है, जो सोसाइटी है, और जटिल होते गई। सरदार अथवा मुखिया इस जैसे लोगों का उद्भव हुआ, और ये लोग कल्याण के लिए उत्तरदायी थे। कल्याण क्या है, स्वास्थ्य, समृद्धि और भलाई, इसके लिए उत्तरदायी होने लगे एवं सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। फॉर एग्जाम्पल, निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी, यानी कि जो जमीन है वो किसी का नहीं था, मतलब वहां पे कोई भी कृषि कर सकती थी। तो ये कल्याण का काम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली एक छोटी बस्ती अथवा एक छोटा गांव बड़े गांव में परिवर्तित हो गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र, उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए। अब जैसे कि जो छोटा गांव होता था वो क्या हो गया, बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। जो क्या करते थे, जो भोजन है, जो वस्त्र है, जो उपकरण है, और उसका आदान प्रदान करते थे, बार्टर सिस्टम करते थे। और धीरे धीरे गांव में जो है कम्युनिकेशन और आवागमन का तंत्र विकसित हो गया। इसमें से जो छोटे कस्बे थे वो बड़े कस्बों में भी परिवर्तित हो गए। जैसे मृदभांड एवं मिट्टी के अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, धातुओं में सबसे पहला तांबा फिर लोहा की तकनीक का आगमन हुआ, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं एवं आभूषण बनाना सरल हो गया। तो समाज जो है क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। सोसाइटी क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। पहले क्या थे ये लोग घुमंतु थे, फिर आखेटक हुए, संग्राहक हुए, भोजन संग्राहक हुए। उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे बसना चालू किया। नदी के किनारे जो है ये बसने लगे, नदी के किनारे बसने लगे, अनाज उपजाने लगे, पशुपालन करने लगे। फिर छोटे छोटे जो गांव है वो बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। इनमें जो है मुखिया, सरदार जैसे लोग भी आने लगे। ये कल्याण के काम करते थे। ये क्या करते थे, जो चित्रकला है,
और तकनीक है इसका जो है उन्नत रूप धारण करने लगा। जैसे कि पहले तांबा आया, फिर लोहा के लिए ये लोग टिकाऊ उपकरण बनाने लगे। तो कुछ इस प्रकार की बातें यहाँ पे जो सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं कि आगे बोला गया है, हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों में किस प्रकार से सभ्यता का उदय हुआ, सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसे क्लाइमेट चेंज हुआ, जैसे उनके खान पान, रहन सहन, सारी चीजों के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो सकती थी। हम उन आदि मानव के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव हो पाया है। तो आगे क्लास की समरी करते हुए राइटर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमने अपने अतीत के बारे में और अधिक जानने के लिए कुछ तरीकों का पता लगाया। समय रेखा की अवधारणा हमें भिन्न भिन्न समय की ऐतिहासिक घटनाओं के अनुक्रम को समझाने की सहायता करती है। हमने टाइमलाइन देखा, हमने हिस्ट्री का देखा, हमने हिस्ट्री का जो सोर्सेस हैं उसके बारे में जाना। समय की गणना की विभिन्न विधियां हैं, जैसे वर्ष, जैसे दशक, जैसे शताब्दी, जैसे सहस्त्राब्दी, इन सब के बारे में विस्तार से जाना है। इतिहास के विभिन्न स्रोत हैं, ये ऐतिहासिक घटनाओं को समझने और उनका पुनर्निर्माण करने में सहायक होते हैं। हमने आरंभिक मानव जीवन को संक्षेप में समझा और यह भी जाना कि मानव समाज कैसे समय के साथ में जटिल होता गया है। और इसके साथ में इन्होंने अब को जो है प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं दी हैं। इसको आप जरूर देखिएगा, जरूर बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं कुछ समझ में आता तो कमेंट बॉक्स जो है आप लोगों के लिए खुला हुआ है। कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी डाउट, कुछ भी सजेशन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए और नेक्स्ट चैप्टर मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, न्यू वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।